हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद होगी कि आप सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। कल 15 अगस्त का दिन था और आप सबने खूब एंजॉय किया होगा, खूब अच्छे से स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया होगा। कल आज़ादी का दिवस पूरे भारत में मनाया गया, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मैंने देखा कि कुछ लोग किसी विशेष धर्म या समुदाय को टारगेट करते हैं। उन्हीं विशेष धर्म या समुदाय के लोगों ने बड़े ही शांति के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया और खूब जोशो खरोश के साथ पूरे भारत में हमारे स्वतंत्रता दिवस देखने को कल मिला। और मैं भी गया था इंडिया गेट पे और मैंने देखा वहाँ पे कि बहुत सारे लोग थे, बहुत भीड़ थी और बहुत अच्छे से लोग जो है इस राष्ट्रीय पर्व को, राष्ट्रीय त्योहार को बहुत अच्छे से मनाया लोगों ने और बहुत अच्छा लगा। और आप सबको मैंने जैसा कि उस दिन शुभकामनाएं दी थी, सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दी थी, हार्दिक बधाई। अब हम फिर से क्लास के लिए लौट आए हैं और क्लास करते हैं। पढ़ाई करना लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप क्लास नहीं करेंगे तो फिर आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें आप क्वालिफाई नहीं होते हैं तो फिर कहीं न कहीं आपकी स्वतंत्रता, आपकी लाइफ, आपका जीवन डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, तो आज हम पिछली क्लास में हमने बात किया था 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में। तो वहाँ तक की बात हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम उसके आगे की बात करेंगे और आज हम देखेंगे कि संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया और संविधान सभा का निर्माण जब हुआ तो फिर संविधान बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत कैसे हुई। बेसिकली वही हम बता रहे थे। अभी तक आपको पिछली क्लासों में हमने यही बताया है कि संविधान का विकास कैसे हुआ, संविधान विकास के क्रम में कैसे आज हमारे सामने जो संविधान दिखता है, भारतीय संविधान, उसकी विकास की प्रक्रिया क्या रही है। तो चलिए लेट ना करते हुए, देर ना करते हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। जैसा कि आज हमारा जो टाइटल है वो है संविधान सभा का निर्माण। अभी तक बेसिकली इसी पे हम चर्चा कर रहे थे कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ और फिर उस संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कैसे किया। तो आई होप आपको मेरी क्लास सही और अच्छी समझ में आ रही होंगी। और यार क्या जाता है, थोड़ा सा अगर आप किसी को सपोर्ट कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, तो कुछ नहीं हो जाएगा। आपको वीडियो भी मिलती रहेंगी और आपका भी काम होता रहेगा और हमारा भी काम चलता रहेगा। ठीक है, तो आज हम जो आज हम लाए हैं वो संविधान सभा का निर्माण या संविधान सभा की निर्माण की प्रक्रिया क्या रही है उस पर हम बेसिकली आज बात करेंगे। अब बेसिकली शुरुआत हो चुकी है संविधान सभा के निर्माण की और फिर भारतीय संविधान के विकास की। ओके, ठीक है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित अब आप देखेंगे कि जब संविधान सभा का निर्माण की बात चलती है तो इसके पीछे के बहुत सारे कारण थे और उनमें से एक कारण, जो मुख्य कारण था, वो था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। जो भारत को आज़ाद कराने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन गांधी जी द्वारा, कांग्रेस द्वारा, हिंदू महासभा द्वारा और फिर भारत को उस समय आज़ाद कराने के लिए और जो हमारे फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे, स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे, उन सब की मदद से हम आए दिन भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट से सुधार या संविधान की मांग करते रहते थे। फाइनली वो दिन आ गया, 1947 का वो टाइम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में। चीज़ों को आपने देखा पिछली क्लास में और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके देख लें और फिर उसके बाद संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब देखेंगे कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इसमें क्या था कि सर्वप्रथम तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने सर्वप्रथम 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से मांग की थी। आप देखेंगे कि तिलक जी जो थे, बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने जो है पहली बार, कांग्रेस बनती है 1885 में बॉम्बे में। उसके बाद 1895 आते आते तिलक जी मांग कर लेते हैं स्वराज की। बेसिकली उस समय का जो दौर था वो आप देखेंगे कि ऐसी सिचुएशन या ऐसी कंडीशन बन चुकी थी भारत में कि कुछ ना कुछ मांगें आए दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने भारतीयों द्वारा रखी जाती रही हैं। तो उसी में से एक मांग थी ये बाल गंगाधर तिलक जी की और वो थी स्वराज की मांग। पहली बार उन्होंने ही 1895 में स्वराज की बात की और स्वराज की मांग किया ब्रिटिश गवर्नमेंट से।
फिर आप देखेंगे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट से स्वराज विधेयक के माध्यम से उन्होंने मांग की कि हमें स्वराज, तो यहीं से बेसिकली झलक दिखती है कि हम अब चाहते थे कि हमारा एक संविधान हो और हमारी एक स्वतंत्र सत्ता हो और हम एक आज़ाद देश के रूप में कार्य करें। तो 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से मांग की थी। जब उन्होंने मांग की तो अंग्रेजों का कुछ रिएक्शन आएगा। देखिए, एक्शन होता है तो रिएक्शन होता है। और जब आप देखेंगे कोई मूवी वगैरह आप देखते रहते हैं तो उसमें पहले एक्शन होता है और फिर उसका रिएक्शन होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे था। तिलक जी मांग करते हैं स्वराज विधेयक के माध्यम से और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट इस पे ध्यान देती है। और फिर इसमें आप देखेंगे, अब हम चलते हैं दूसरी लाइन में। तो अब देखेंगे कि जैसा कि हमने पढ़ाया था आपको 1919 के भारत शासन अधिनियम के बारे में। तो अब मैंने क्या कहा, पहली लाइन यही थी कि आंदोलन, बेसिकली भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से ही उपजा था संविधान सभा का निर्माण या संविधान सभा बनाने की जो व्यवस्था भारतीयों द्वारा की मांगी गई थी। ठीक है, 1919 के अधिनियम में यह निर्धारित किया गया कि, क्या निर्धारित किया गया भाइयों? निर्धारित ये किया गया कि भारत के संविधान का निर्माण ब्रिटिश संसद द्वारा किया जाएगा। अब देखिए फिर वही बात कि आपसे हम मांग कर रहे हैं, सपोज करिए किसी अच्छे खाने की मांग कर रहे हैं और आप कहेंगे ठीक है, खाना तो खाना होता है, और आप मांग किए कि आपको जो है अच्छा एकदम खीर पूरी और भी लजीज इडली डोसा की आप मांग किए और आपको ला के क्या दे दिया, जली रोटी। फिर तो आप गुस्सा हो जाएंगे कि मैंने मांग की जो है इडली डोसा सांभर की और इन्होंने ला के दे दिया जली रोटी, वो भी सूखी रोटी। तो वही बात यहाँ की 1919 के भारत शासन अधिनियम में भारत के संविधान के निर्माण की बात ब्रिटिश गवर्नमेंट करती है, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कहती है कि ये ब्रिटिश शासन द्वारा जो है बनाया जाएगा भारतीय संविधान। अब इस पे भी लोगों की प्रतिक्रिया आई कि मतलब हम भारत के लोग और भारत का शासन होना चाहिए, भारत का संविधान होना चाहिए। लेकिन जब आप ब्रिटिश की सरकार को कहा गया भारतीयों द्वारा कि जब आप 1919 के भारत शासन अधिनियम में आप खुद ही हमारे लिए संविधान का निर्माण करेंगे, तो हम कैसे मान लें कि ये हमारे लिए हमारा संविधान होगा। हमारा संविधान तो ये होना चाहिए कि जो हमारे द्वारा बनाया जाए, जो हम भारतीयों द्वारा बनाया जाए, वो हमारा संविधान होगा, न कि किसी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया संविधान हमारा संविधान होगा। तो इसलिए यहाँ पे भी वही बात की गई कि संविधान का निर्माण ब्रिटिश संसद द्वारा किया जाएगा। अब इसका विरोध बहुत 1919 में ये बात कही जाती है और गांधी जी इसका पुरजोर विरोध करते हैं 1922 में। गांधी जी इसका विरोध करते हैं 1922 में। गांधी जी का कहना था कि हम भारत के लोग अपना संविधान अपने से बनाएंगे, और इसको अस्वीकार कर देते हैं। कौन? गांधी जी। वही यहाँ है कि 1922 के भारत के संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा किया जाएगा, उनके इच्छा अनुसार स्वयं भारतीयों द्वारा किया जाएगा। गांधी जी का कहना था 1922 में गांधी जी ने ये बात कही कि भारत में भारतीयों द्वारा जो संविधान बनाया जाएगा वही भारत में स्वीकार या स्वयं द्वारा जो बनाया गया उनकी इच्छा से वही मान्य होगा। और इस बात को हम डिनाई करते हैं, इस बात को हम सिरे से खारिज करते हैं, अस्वीकार करते हैं कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में जो बात कही गई ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कि ब्रिटेन का शासन जो है भारतीय संविधान बनाएगा और उसको जो है भारतीयों के लिए लागू करेगा, उसकी बात यहाँ गांधी जी ने उसको डिनाई किया। गांधी जी उसको अस्वीकार कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। फिर आगे बढ़ते हैं। वही बात ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भी संविधान बनाने की बात की गई उसको गांधी जी ने 1922 में अस्वीकार कर दिया गया। आगे की लाइन पढ़ते हैं। 1940 में ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों की संविधान निर्माण की मांग अस्थायी रूप से स्वीकार कर ली गई। अब आप देखेंगे कि 1919 में भारत शासन अधिनियम आता है, 1922 में गांधी जी अस्वीकार कर देते हैं। फिर 1940 में ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश सरकार कहिए, उनके द्वारा पहली बार अस्थायी तौर पे ही भारतीय संविधान सभा के निर्माण की बात स्वीकार कर ली गई। ठीक है, आगे की बात करते हैं। फिर आप देखेंगे क्रिप्स मिशन, 12 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आता है। बेसिकली क्रिप्स मिशन भारत आता है ब्रिटिश की संसद द्वारा, क्योंकि
क्रिप्स जो थे, कुछ लोग वहाँ पे ब्रिटेन की संसद में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में मंत्रिमंडल के सदस्य या मंत्री हुआ करते थे। तो उन्हीं में से एक नाम जिसका आता है क्रिप्स का, क्रिप्स 22 मार्च 1942 में भारत के लिए, वो कहते हैं कि वो भारतीय, बेसिकली आप देखेंगे ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों की संविधान निर्माण की मांग, वो कहते हैं कि अस्थायी तौर पे हम आपकी मांग को स्वीकार करते हैं। अब ये बात कब की हो रही है? 1942 की। 5 ही साल बाद देश आज़ाद हो गया 1947 में। 42 में बेसिकली ये बात अस्थायी रूप से भी स्वीकार इसलिए की गई थी क्योंकि भारत में आंदोलन चल रहे थे, आंदोलन का दबाव पड़ रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर। और उसके बाद सबसे एक और मुखर जो कारण था वो ये था कि आप देखेंगे कि 1939 से लेके 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चलता है और ब्रिटेन की हालत बहुत खराब हो जाती है। पहले विश्व युद्ध में ब्रिटेन पूरे देशों का दादा हुआ करता था, सुपर पावर जिसको बोलते हैं। और आप देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वार या द्वितीय विश्व युद्ध में आप देखेंगे कि उस समय अमेरिका जैसा देश उभर के आ चुका था और पूरे देश का, पूरे वर्ल्ड का दादा अमेरिका बन चुका था, यूएसए। ब्रिटेन की हालत खराब हो चुकी थी। ब्रिटेन को लग रहा था कि अब अगर द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन नहीं लिया गया, क्योंकि गांधी जी एक बार अपील भी कर चुके थे कि भारतीय लोग जो है ब्रिटेन की गवर्नमेंट का साथ दें द्वितीय विश्व युद्ध में, ताकि वो जीत जाए उस युद्ध को, उसके बाद भारत को आज़ाद कर दें। बट ऐसा नहीं किया था उन्होंने पहले विश्व युद्ध में। फिर सेकेंड वर्ल्ड वार में वो चाहते थे भारतीयों का समर्थन मिल जाए। कौन? ब्रिटेन के लोग, ब्रिटेन के सरकार चाहती थी भारतीयों का समर्थन मिल जाए। और जब भारतीयों का समर्थन मिल जाए द्वितीय विश्व युद्ध में, तो वो युद्ध कहीं अगर हम जीत जाते हैं या एक बराबर पे समझौता होता है, तो फिर उसके बाद हम भारत को आज़ाद कर देंगे, ऐसा कहना था ब्रिटेन की गवर्नमेंट का। और आप जानते हैं क्लेमेंट एटली जो है 1946 की आप बात जानते हैं, कैबिनेट मिशन की बात जो हमने आपको बताया था, तो वहाँ के बेसिकली प्रधानमंत्री एटली हुआ करते थे। और एटली का कहना यह था कि हम द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को हम आज़ाद कर देंगे, एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में उसको मान्यता प्रदान कर देंगे और हम अपनी ब्रिटेन की शासन सत्ता भारत में समाप्त कर देंगे। बातें समझ में आ रही है ना? ऐसे आप लोग मतलब कमेंट वमेंट नहीं करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है पता नहीं बातें आप लोगों को समझ में आ रही कि नहीं। बट ठीक है, कोशिश करता हूँ कि बहुत अच्छे से आपको बता दूँ। तो आप देखेंगे अस्थायी रूप से संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया जाता है 22 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं हम। अब आप देखेंगे कि क्रिप्स मिशन 1900, वही जो आपको बात बताया, भारतीय संविधान के माध्यम से संविधान का निर्माण की मांग को पूर्ण। अच्छा, आप देखेंगे कि ये उसके पहले 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा अस्थायी रूप से स्वीकार कर लिया जाता है और यहाँ पे क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 में पूर्णतः स्वीकार कर लिया जाता है, पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया जाता है कि जैसे ही हम द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होगी, उसके बाद ही भारत को हम संविधान सभा बनाने की प्रक्रिया के तहत उनको हम एक तरीके से पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वीकृति देते हैं और वो अपना संविधान सभा का निर्माण कर सकते हैं और उसमें संविधान वो बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात। फिर वही युद्ध के पश्चात मैंने बता दिया। अच्छा, इसमें एक बात और थी कि ब्रिटेन का कहना था कि वयस्क मताधिकार के आधार पे आप भारतीय लोग अपने संविधान का निर्माण करेंगे। ये यूएसए का भी, ब्रिटेन का भी ये कहना था कि वयस्क मताधिकार के आधार पे भारतीय लोग अपना खुद का संविधान निर्माण करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे, ये मैं आपको इसलिए बताता चल रहा हूँ ताकि और भी चीज़ें मैं आपको इससे इंटरलिंक करके बता दूँ। एक तरफ था तो इसलिए मैंने ये आपको बता दिया। अब आप देखिए इसके आगे की बात। उस समय अब हम अगर बात करें 1927 में क्या हुआ, आप देखेंगे कि 1927 में एक मिशन बनाया गया था और पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था, साइमन कमीशन। एक कमीशन बनाया गया था, साइमन कमीशन। बेसिकली साइमन जो है वहाँ के एक अधिकारी हुआ करते थे और साइमन 1927 में साइमन कमीशन बनता है जिसमें सारे अंग्रेज सदस्य शामिल होते हैं। इसलिए उसका 1928 में बॉम्बे के तट पे बहुत ही बड़ा भारतीयों द्वारा विरोध किया जाता है। और जब भारतीयों द्वारा विरोध किया जाता है तो साइमन के लिए भारतीयों द्वारा जो नारा इस्तेमाल किया गया था वो था साइमन गो बैक। तो 1927 का वो टाइम है, तात्कालिक भारत सचिव लॉर्ड
बिरकेन हेड हुआ करते थे उस समय। लॉर्ड बिरकेन ब्रिकेन या बिरकेन बिरकेन हेड हुआ करते थे उस समय भारत के सचिव, और भारतीयों को संविधान निर्माण की वो दे देते हैं चुनौती। जैसे अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के CJI साहब एक चुनौती दे देते हैं, एक तरीके की कहिए कि युवाओं को कॉकरोच शब्द से संबोधित करते हैं, और फिर वही युवा CGP एक पार्टी बनाता है, कॉकरोच जनता पार्टी, और भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लेते हैं कॉकरोच जनता पार्टी वाले। उसी तरीके से इनकी भी लंका यहाँ लग चुकी थी, ये भी एक गलती कर चुके थे। भारतीयों को, भारत के लोगों को कभी आप किसी भी तरीके की कोई चुनौती मत दीजिए, क्योंकि वो चुनौती एक्सेप्ट करने में, चुनौती को वो मानने में बहुत ही सक्रियता दिखाते हैं, और फिर उस चुनौती का परिणाम बहुत ही बुरा होता है। नो डाउट आपने देखा होगा, हालिया में आपने देखा होगा, इसलिए मैंने उसको जोड़ दिया। 1927 में तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड भारतीयों को संविधान निर्माण की चुनौती दे देते हैं। यही फंस गए ये, वो एक मीम है ना कि फंस गए, तो यहीं पे ये फंसते हैं। फिर मोतीलाल नेहरू द्वारा संविधान निर्माण का पहला प्रयास किया जाता है। जो संविधान सभा में संविधान निर्माण की बात की जाती है, तो संविधान निर्माण की जो पहली रिपोर्ट पेश की जाती है, बेसिकली इसके पहले आप देखेंगे, मैंने आपको बता भी दिया है कि इसके पहले तिलक जी 1895 में स्वराज विधेयक के नाम से उन्होंने जो है एक प्रस्ताव ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखा था। जस्ट उसके कुछ ही टाइम पहले, लगभग 1928 की बात ये चल रही है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के, हमारे पहले प्रधानमंत्री जी के ये पिताजी थे, मोतीलाल नेहरू, बेसिकली इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील थे, और इन्होंने जो है एक्सेप्ट किया चुनौती को, और फिर उसके बाद मोतीलाल नेहरू द्वारा संविधान निर्माण का पहला प्रयास 1928 नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस समय इन्होंने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की, और ये टाइम चल रहा है साइमन कमीशन गो बैक, 1928 की बात कर रहा हूँ। बेसिकली वो सब इतिहास की घटनाएं, जब इतिहास में आप पढ़ेंगे बहुत अच्छे से इंटरलिंक हो पाएंगे। ये संविधान की बेसिकली बात हो रही, तो इसलिए संविधान में कहाँ कौन सी चीज़ें आई उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पे, उन तथ्यों के माध्यम से, ठीक है। तो नेहरू जी 1928 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, हालांकि वो असफल होते हैं इस कार्य में, वो उतने कारगर नहीं होते। उसका रीज़न था, ब्रिटेन की जो ये भारत सचिव हुआ करते थे उस समय, उसको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि सच में ये संविधान का निर्माण कर लें, इसलिए वो बहुत सारी कमियां निकाल देता है नेहरू रिपोर्ट में। कहता है कि इसमें भारतीय लोगों को प्रत्यक्ष तरीके से नहीं शामिल किया गया। जो आप रिपोर्ट पेश किए हैं ये सिर्फ कांग्रेस की बात करती है, ये सिर्फ आपके कांग्रेस का एजेंडा है, आप चाहते हैं कि कांग्रेस का और नाम हो, कांग्रेस ब्रिटिश गवर्नमेंट के और सख्ती से जो है उसके दमन के रवैये का विरोध करे। तो बेसिकली वो यहाँ खेल जाता है भारत सचिव, वो ये सब बातें कह के डिनाई कर देता है इसको, तो ये असफल हो जाता है 1928 का नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1934 में, तो एम.एन. राय साहब को आप जानते होंगे, भारतीय संविधान में उनका खूब नाम और खूब चर्चा होती है। तो एम.एन. राय साहब ने औपचारिक रूप से संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की बात की, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनका समर्थन भी किया। बेसिकली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनका समर्थन इसलिए किया क्योंकि इसके पहले नेहरू रिपोर्ट जो थी वो ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा या ब्रिटिश शासन के द्वारा उसको मानने से इनकार कर दिया गया था। तो औपचारिक रूप से आप देखेंगे कि औपचारिक रूप से संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की बात की, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका समर्थन भी किया, क्योंकि एक जगह ये कह चुके थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ही बेसिकली एजेंडा है। लेकिन यहाँ जब एम.एन. राय ये बात उठाते हैं तो फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उनका समर्थन या सपोर्ट करती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू साहब की बात करें, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, और कल 15 अगस्त था, तो उनका एक क्लिप भी 15 अगस्त के 1947 का वायरल हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग था, और मैंने भी उसको देखा और मैंने रीपोस्ट भी किया अपने फेसबुक पेज पे। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा वयस्क मताधिकार के माध्यम से, जब यहाँ पे बात ये हो गई ना कि ये लोग कह रहे थे कि संविधान सभा का निर्माण कैसे किया जाए,
बेसिकली संविधान की अभी बात नहीं चल रही है। संविधान सभा बनेगी तभी तो संविधान बनेगा। अरे बाबू लोग, पढ़ो लिखो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कोई ढांचा स्ट्रक्चर बनेगा, घर बनेगा, तभी तो आप उसमें रहेंगे। कि पहले आप उसमें चले जाएंगे, चारों तरफ दीवार नहीं और आप फिर घर तो कह ही नहीं सकते ना। तो पहले संविधान सभा बनेगी और फिर संविधान का निर्माण होगा। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू द्वारा वयस्क मताधिकार के माध्यम से भारतीय संविधान का निर्माण। अब ये कहते हैं कि वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा। बट यहाँ एक बात और निकल के आती है कि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किया गया कि वयस्क मताधिकार या उसकी आयु सीमा क्या होगी, एज लिमिटेशन क्या होगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसमें तय करती है कि 21 वर्ष आयु सीमा रखी गई। किसकी? वयस्क मताधिकार। तो फिर उसके बाद आप देखेंगे बिना किसी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने यह भी कहा कि बिना किसी भेदभाव के एक व्यक्ति को एक मत प्रदान करने का अधिकार होगा। नेहरू जी कहते हैं कि बिना किसी भेदभाव के एक व्यक्ति को एक मत देने का अधिकार प्राप्त होगा। फिर भी ऐसे भारत में बहुत ज्यादा हो जाते लोग। ऐसे में तो फिर संविधान सभा का निर्माण ही नहीं हो पाता, क्योंकि अगर हर एक व्यक्ति एक मत का अधिकार रखता है और वो ऐसे प्रत्यक्ष तरीके से मतों को देगा, तो ऐसे में भी बहुत सारे मत हो जाते लोगों के, एक एक मत करके। और फिर जो है, जो संविधान सभा में बेसिकली यहीं से थोड़ा थोड़ा झलक नहीं दिखती चुनाव की, कि मतलब लोग एक आदमी को, एक व्यक्ति को अपने प्रतिनिधित्व या अपने प्रतिनिधि के तौर पे चुन के संविधान सभा में भेजेंगे। और जब वो संविधान सभा में भेजेंगे तो वो व्यक्ति उन लोगों का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में करेगा, और संविधान का निर्माण जब होगा तो हम कहेंगे कि ये भारतीयों द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। ओके, ठीक है, ठीक ही होगा। तो उन्होंने यही बात की, भारतीय संविधान का निर्माण बिना किसी भेदभाव के एक व्यक्ति को एक मत प्रदान करने का अधिकार होगा भारतीय संविधान बनाने के लिए। ओके, तो फिर आप देखेंगे 21 वर्ष आयु सीमा रखी गई थी वोट करने के लिए, मत देने के लिए। और फिर इसको जो है 21 वर्ष जो आयु सीमा रखी गई, वो ताराकुंडे एक समिति बनाई गई। लगभग ये बात चल रही है, ताराकुंडे समिति बनाई गई थी 1989 में। और ताराकुंडे समिति ने 61वां संविधान संशोधन के माध्यम से ये प्रावधान किया गया भारतीय संविधान में कि 11 वर्ष से आयु सीमा घटा के 18 वर्ष कर दी जाए। और फिर 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के माध्यम से 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष आयु सीमा कर दी गई मत देने का अधिकार, जो आपको और हमको वोटिंग राइट्स है भारत में। चुनाव में अपने मनपसंद नेता या राजनेता या धार्मिक नेता जो बेसिकली धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, उन्हें चुनने का अधिकार देता है भारतीय संविधान। और ताराकुंडे समिति बनाई गई थी और उसी के सुझाव पे 61वें संविधान संशोधन 1989 के माध्यम से 21 से 18 वर्ष आयु सीमा कर दी गई। ओके, इज दैट क्लियर? यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और बचा है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बाकी बातें मैंने बता दी है। फिर आप बात करते हैं फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आती है। 47 में देश आजाद होता है, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है। जैसा कि कल 15 अगस्त था और आपने आजादी खूब सेलिब्रेट किया, पूरे देश को गंदा किया, मेट्रो को गंदा किया। इंडिया गेट पे मैं कल गया था, वहां भी खूब गंदगी फैलाई हम भारतीयों ने। हम भारतीय कभी नहीं सुधरेंगे। हमें अपने देश में डिसिप्लिन नहीं चाहिए। हमें अपने घर में चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह नहीं चाहिए, दूसरे के घर में चाहिए। अपने घर में सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा बंदा चाहिए, सिंपल सा लड़का चाहिए। बाकी दूसरे के घर में चंद्रशेखर आजाद पैदा हों, सुभाष चंद्र बोस पैदा हों, भगत सिंह पैदा हों, वीर अब्दुल हमीद पैदा हों, एपीजे अब्दुल कलाम पैदा हो, लेकिन अपने घर में नहीं चाहिए। इसलिए क्योंकि क्रांतिकारियों को क्रांतिकारी लोग ही पसंद करते हैं। ठीक है, खैर छोड़िए, वो सब बातें तो ऐसे बता देता हूँ, बोलते बोलते आ जाती है। ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन योजना संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण की बात करती है।
1946 का जो कैबिनेट मिशन आता है, बेसिकली वहाँ के प्रधानमंत्री उस समय वहाँ पे चुनाव होता है, कहाँ पे, ब्रिटेन में, और प्रधानमंत्री बनते हैं क्लेमेंट एटली। और द्वितीय विश्व युद्ध इस समय समाप्त हो चुका है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना भारत आती है। भारत आते ही वो कहते हैं कि एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा और फिर उसी संविधान सभा में संविधान का निर्माण किया जाएगा वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीयों द्वारा। भारतीयों का संविधान भारतीयों के लिए, ठीक है, भारतीयों द्वारा, भारतीयों द्वारा, भारतीयों का संविधान भारतीयों के लिए। भारत के लोग अपनी संविधान सभा में संविधान, भारतीय संविधान का निर्माण करेंगे और उसी से भारत का शासन चलाया जाएगा। ये हुई ना बात कि हम भारत के लोग अपने संविधान को अपने तरीके से बनाए हैं, जिसको हम अपनी इच्छा और स्वयं बनाने के बाद खुद पे लागू किए हैं। ये 1946 की बात चल रही कैबिनेट मिशन की। देश आज़ाद होता है 1947 में। जब तक देश में नया संविधान लागू नहीं हो जाता तब तक देश का जो नियम और कानून, या देश जिस नियम कानून से चलेगा, वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से शासित रहेगा। जब हमारा संविधान लागू होता है उसके बाद हम संविधान के तहत अपनी चीज़ों को करने लगते हैं। उसके पहले हम 1935 के द्वारा जो भारत शासन अधिनियम था उससे अपना देश चला रहे थे, ठीक है। भारतीयों को अब देखिए 1946 में कैबिनेट मिशन योजना में कहा गया कि भारतीयों को शांतिपूर्ण सत्ता सौंपना था। वाह बेटा वाह, मतलब पहले तो खूब लड़ाई की है हमसे कि आइसक्रीम दिलाओ, आइसक्रीम दिलाओ, और जैसे ही मैं आइसक्रीम की दुकान पे गया पता चला आइसक्रीम की दुकान ही बंद है। तो अब बताओ क्या करें, अब दुकान वाले से तो लड़ाई करोगे नहीं। तो वही हाल इनका अंग्रेजों का था कि जब ये जान चुके थे कि अब द्वितीय विश्व युद्ध में हम हार चुके हैं, हमारी बुरी हालत हो चुकी है और भारत जैसे देशों को अगर आज़ाद नहीं किया गया तो पूरे विश्व में हमारी जो है थू-थू होगी, हमारे देश की किरकिरी होगी, हमारे देश पे लोग हंसेंगे। तो क्या कहते हैं, कहते हैं कि कैबिनेट मिशन के द्वारा आपके देश को शांतिपूर्ण तरीके से आपके हाथों में सौंप के हम इस देश से जाना चाहते हैं। कितने चालाक थे। और एक हम भारतीय हैं कि हमें समझ में नहीं आता कौन चालाक है और कौन नहीं चालाक है। हम तो बस प्यार मोहब्बत की बात, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ तक की क्लास क्लियर हो गई होगी। संविधान सभा का निर्माण हमने बता दिया। अब इसके बाद अगर जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कैबिनेट मिशन संविधान सभा कि कैबिनेट मिशन से कैसे शुरुआत हुई। 1946 के बाद बेसिकली बात करना बाकी रह गया है। जो हम बात करेंगे संविधान सभा की बात करेंगे कि संविधान सभा में संविधान का निर्माण कैसे हुआ। निर्माण के बाद हम आ जाएंगे 1947 के बाद कौन कौन से प्रावधान लागू किए गए। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण तरीके से लागू हुआ। फिर उसके बाद हम भारतीय संविधान में प्रवेश करते हुए फिर हम बात करेंगे भारतीय संविधान के पहले आर्टिकल से लेके 11 तक राज्य की बात करेंगे। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे 12 से 35 तक, 1 से 5 तक हम बात करेंगे राज्य की। उसके बाद 6 से 11 तक हम बात करेंगे नागरिकता की। फिर हम बात करेंगे 12 से 35 तक मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। फिर हम बात करेंगे मूल कर्तव्यों के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे राष्ट्रपति की। फिर हम बात करेंगे कि सेंट्रल में संघ में मंत्रिपरिषद की। फिर हम बात करेंगे राज्यपाल की। फिर हम बात करेंगे राज्यों में मंत्रिपरिषद और मंत्रियों की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे जुडिशरी की बात करेंगे। और उसी में हम कुछ चीज़ों को देखते हुए चलेंगे, जैसे आप देखेंगे लेखा परीक्षक की बात हम अलग से करेंगे उसमें। फिर हम कुछ और सूचियों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम